गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम आपके एवरग्रीन वन लाइनर्स जो डिस्कस करते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आपसे कहें कि आपको कुछ मार्क्स ये वीडियो देख के कंफर्म हो जाएंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो वन लाइनर्स होते हैं ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए जनरल स्टडीज़ में वो होते हैं और प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं, और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं फ्यूचर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के। और आप एक बार ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगे वीडियो देखने के बाद कि आपके पास इसका PDF होना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे 48 नंबर के हैं वो हैं NV रमन्ना, जिनका पूरा नाम है नुथुलापट्टी वेंकट रमन्ना। पहले जो CJI थे HJ कनिया थे, जिनका पूरा नाम है हरिलाल JK सुंदास कनिया। अभी जो स्ट्रेंथ है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टोटल की वो 34 है, जिसमें कि 33 + 1 यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं आर्टिकल 124 के बारे में। आर्टिकल 124 क्या कहता है? CJI एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं वो 65 साल की उम्र में होते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम है जो कि जिसमें कि आपके 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और एक CJI होते हैं। टोटल मिला के 5 मेंबर की बॉडी होती है जो कि मेंबर्स के अपॉइंट करती है और ट्रांसफ़र करती है। चलिए आर्टिकल 217 देखते हैं जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। उसमें क्या होता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आपके CJI से पूछकर और गवर्नर ऑफ स्टेट से पूछकर, जिस भी स्टेट के आप चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस के अलावा जो बाकी के जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा G20 के बारे में जानेंगे। चलिए लास्ट में जानते हैं सबसे बाद में। चलिए अभी आर्टिकल 141 देखते हैं वो क्या कहता है। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि जो हमारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सारे के सारे हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होगा। आर्टिकल 141 ये स्टेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत के बारे में जानते हैं। लोक अदालत होती क्या है? लोक अदालत बेसिकली एक ऐसी अदालत होती है जहाँ पे कि कोर्ट नहीं जाना पड़ता, कोर्ट रूम से बाहर ही आपके फैसला हो जाता है। इसमें ये पहली बार पिक्चर में 1982 में आया था गुजरात में, और ये काफ़ी पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है बता दिया हमने, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें दोनों पार्टी को सहमत होना पड़ता है, और अगर सहमत होकर वो लोक अदालत में जाते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट जो भी अपील होती है वो किसी भी कोर्ट में, मतलब नो अपील शेल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, किसी भी आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप जानते हैं कि हमारे ओलंपिक्स हुए हैं तो उनसे संबंधित है। अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले आपके बीजिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या है? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। चलिए थोड़ा जानते हैं टोक्यो 2020 के बारे में। 2020 में जो ओलंपिक होने वाले थे लेकिन नहीं हुए, 2021 में हुए। उसका मोटो आपको बताई दिया, यूनाइटेड बाय मोशन। समर ओलंपिक जो हुए थे 2016 के रियो डी जनवरी में हुए थे, और 2024 में होंगे पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा और ओलंपिक के बारे में जानते हैं। हमारे ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक सिर्फ तीन बार कैंसिल हुए हैं। 1916 के टाइम पे, 1940 और 1944, और पहली बार ही पोस्टपोन हुए थे कोविड-19 की वजह से। चलिए अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक बड़ी दुख CDS जो थे हमारे बिपिन रावत साहब, उनका प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें कि हमारे काफ़ी बहादुर जवान अपना ये बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए हमको अलविदा कह के। तो अभी ये जानते हैं क्या, मतलब उसमें एक ब्लैक बॉक्स के बारे में जानते हैं जिस पे सबकी नज़र टिकी हुई है कि आखिर प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ था, और आखिर में हमारे बहादुर जवान क्या बात कर रहे थे अपनी डेथ से पहले। चलिए जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बोला जाता है, जो कि अभी फ्लाइट में ही नहीं बल्कि रेलवे और कार में भी फिट कर दी गई है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि एक्सीडेंट से पहले क्या कंडीशन बनी थी।
इसमें बेसिकली दो पार्ट से बना हुआ होता है, जो कि ये है आपका FDR, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसमें कि आपका एयर स्पीड, ऑल्टीट्यूड, वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड फ्यूल फ्लो, ये फ्लाइट का रिकॉर्ड होता है। और CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं एंड मोमेंट पे वो रिकॉर्ड होती है, जिससे कि पता चल पाता है कि आखिर क्या कंडीशन बनी थी, लोग क्या बात कर रहे थे, और उसमें जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आई थी कोई, लाइक एल्टीट्यूड क्या था, उसका एक्सेलरेशन क्या था, और सच थिंग्स। थोड़ा और जानते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ की जा रही है वो कौन सी है। पहले जो यूज़ की जाती है, ओल्ड ब्लैक बॉक्सेस यूज्ड मैग्नेटिक टेप, और अभी सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है वो पहले ब्लैक कलर का होता था, लेकिन अभी ऑरेंज कलर का होता है, जिससे कि इसको आसानी से, लाइक जंगल वगैरह कहीं भी गिर सकता है। अभी जंगल में गिरा था तमिलनाडु के हमारे जो CTS का हेलीकॉप्टर था, अगर वो क्योंकि वो ऑरेंज का था, आपको पता है वेबग्योर सिस्टम है, तो क्या होता है कि दूर से भी आदमी देख सकता है ब्लैक बॉक्स को, और इसलिए वो ऑरेंज कलर का बना दिया गया है। चलिए अभी ये देखते हैं ये महान कार्य किसने किया था। ये जो ऑस्ट्रेलिया के अपने साइंटिस्ट थे, डेविड वॉरेन was the first to build FDR CVR prototype in 1958। इससे टेक्नोलॉजी जो बनाई थी वो आपके डेविड वॉरेन थे, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, प्रोटोटाइप। चलिए थोड़ा RBI के बारे में जानते हैं। आपको पता ही RBI की फर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। पहले इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको मूव कर दिया गया आपके मुंबई में 1937 में। और इसके नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। फर्स्ट गवर्नर आपके सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, और अभी क्या आपको पता ही होगा। चलिए बताइए क्या कौन है अभी गवर्नर हमारे, और किस नंबर के हैं। देखिए अभी जब से कोविड आया है तो ये कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड थोड़ा न्यूज़ में है, और क्वेश्चंस पूछे भी गए इनफैक्ट UPSI में भी, तो पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। चलिए जानते हैं। आर्टिकल 2266 क्या कहता है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स revenues which are received by the government through taxes and expenses incurred in the form of borrowings and loans। ये इनके जो रेवेन्यू हैं उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट का टैक्सेस और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और जो आर्टिकल 267 है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये बेसिकली जो अभी आपके डिसास्टर वगैरह आए हैं और जो अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर होता है उससे संबंधित है। अभी जो हमारे ये फंड जो दिया जा रहा है 50,000 रुपीज़, वो आपके कंटिजेंसी फंड से ही दिया जा रहा है। कोविड-19 के जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए उनके परिवार वालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा GST के बारे में। उसमें 1 जुलाई 2017 को आप 1 जुलाई को GST डे बनाया जाता है, जिसमें कि टैक्स लेवी 5 प्रकार की होती हैं, 0, 5, 12, 18, 28। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कि ये आपका GST नहीं लगता है। पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, टोबैको प्रोडक्ट्स, लिक्वर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यहाँ चलिए ये बताइए आपकी ये कौन सा बिल था, GST कौन से नंबर का बिल था, और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 का रिवॉल्ट अब ये न्यूज़ में आ गया है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आपको बेसिकली पता ही होगा क्या था ये। आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी बहुत हमारे सबसे एंड में जो था आपके जो कारतूस थे, उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिला के बना रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही खिलाफ हुए। आपके जो थे ये हमारे इंडियन सोल्जर्स, उनको वो समुद्र पार करा के बाहर लेके जाना चाहते थे सर्व कराने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ वो बैन था, मतलब कि गलत माना जाता था। और बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये 1857 की रिवॉल्ट हुआ। चलिए थोड़ा जानते हैं किस किस ने इसको किस किस नाम से जाना। देखिए सबसे पहले इसको सिपाही म्यूटिनी कहा गया बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस। द ग्रेट रिबेलियन इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला, रिवॉल्ट 1857 को। द इंडियन इंसरेक्शन, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहा गया, विनोद दामोदर सारस्वत साहब ने कहा, सावरकर साहब ने कहा, जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है कि 1857 रिवोल्ट को द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा। वो थे विनायक दामोदर सावरकर। और यहाँ पे जो हमने बताया आपको, गाय और सूअर की जो चर्बी मिला के यूज़ की जा रही थी जो राइफ़ल, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है। उसको एनफील्ड राइफ़ल बोला जाता है, और राइफल मस्कट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वो आपको पता है कि जो रिवोल्ट था ऑर्गेनाइज नहीं था, वो अलग अलग पार्ट पे हो रहा था, तो वो ही जानते हैं कहाँ कहाँ पे वो किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपने दिल्ली को।
दिल्ली में जो हो रहा था वहाँ पे बहादुर शाह जी कर रहे थे, और जो रिवोल्ट को सप्रेस करने आए थे ब्रिटिश की साइड से वो थी जॉन निकोलसन। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में कौन थे, लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी, उनको हेनरी लॉरेंस ने सप्रेस किया। कानपुर में नाना साहिब थे, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई जी और तांतिया टोपे जी, जनरल ह्यूज रॉस। बरेली में खान बहादुर खान जी थे, जिनको कि सर कॉलिन कैंपबेल ने किया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कर्नल वंसैल। बिहार कुंवर सिंह, विलियम टेलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा भी होगा कंपटीशन देने में, तो ये बहुत पूछा जाता है। अभी हम G20 के बारे में बात कर रहे थे, जिसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, जिसमें कि 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। तो थोड़ा सा वही देखते हैं। अभी G20 काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो पता होना चाहिए कौन कौन से नेशन G20 का पार्ट है। चलिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले जर्मनी, सेकंड यूएस, थर्ड रशिया, फोर्थ यूके, फिफ्थ जापान, सिक्स्थ इंडिया, सेवन्थ सऊदी अरबिया, एट्थ इंडोनेशिया, नाइन्थ टर्की, टेंथ ऑस्ट्रेलिया, 11th अर्जेंटीना, 12th ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर डिस्कशन सुनने के बाद आपको लगे कि इस लेक्चर का PDF होना चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।